जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूँ एकदम। तो अभी तक हम चैप्टर को ख़त्म करके और उसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद 10 न्यूमेरिकल हमने लास्ट वीडियो में किए थे। अब पेपर के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 चलते हैं। पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वी हैव डन इट। नाउ पेपर्स में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वी विल डू इट टुडे। इसके बाद पेपर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। कैसे बनते हैं, वी विल डू इट। और केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो भी हम करेंगे। ठीक है, चलो फिर उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हम आगे बढ़ते हैं। एनर्जेटिक रहो बेटा, यू हैव टू डू इट। चलो, जस्ट लाइक दीज इलेक्ट्रॉन्स बी एनर्जेटिक। ओके, now these are the short question and the first question is on your screen. now देखो क्या लिखा है इसमें, पढ़ो बेटा, आप पढ़ो। अब इसमें लिखा है इन द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर मॉडल दिया था ऑफ एटम, द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर्स। ओके, उसको मानना था कि इज एनालॉगस टू द सन अबाउट विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो है आपका 10⁻10 मीटर्स। और इसको मानना था कि ये सोलर सिस्टम की तरह है, मीन्स जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है वैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसी एनालॉजी मानी गई थी। अब now if the dimension of the solar system had the same proportion, अगर dimension मतलब area same proportion, would the earth be closer to or farther from the sun than actually it is? Okay, the radius of earth is 1.5 into 10⁻11 meters. The radius of sun is equals to 7 into 10⁸ meters. द रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट मीन्स, यहां पे देखो ये आपका कहा गया है कि ये आपका प्लस, और जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस, ये आपकी 10⁻⁻10 मीटर। और जो इसके अंदर है वो है 10⁻⁻15। कौन सा बड़ा है बेटा, 15 वाला? ये बेटा ये बड़ा होगा क्योंकि माइनस में। नाउ सेम एनालॉजी से माना गया कि यहाँ पे सन है जो आपका बहुत ही ब्राइट है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 7 into 10⁸। और अर्थ जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो रेडियस है, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट मानी थी, इसकी जो रेडियस है वो 1.5 into 10⁻11 मीटर्स। अब हमें बताना है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो, मतलब एनालॉजी थी तो इनको कंपेयर करना बनता है, तो कंपेयर अगर करें, इनका रेशियो निकालें, तो क्या ये एनालॉजी सही थी? सही इन द सेंस, मतलब ये जो रेशियो है ये इक्वल आएगा या नहीं? अगर नहीं आता तो ये जो अर्थ है यहां पे है, लेकिन अगर इस एनालॉजी के अकॉर्डिंग चले तो ये दूर होनी चाहिए या पास होनी चाहिए। ठीक है, ये समझते हैं। अब हम इसका रेडियस जो है न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस है 10⁻11 को डिवाइड कर देंगे 10⁻15 से, ये आपका क्या आएगा, 10⁴। ओके, नाउ यहां पे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि बड़े को छोटे से डिवाइड किया, मीन्स इस वाले को हम डिवाइड कर देंगे 1.5 into 10⁻11 मीटर्स को डिवाइड कर देते हैं जब आप 7 into 10⁸। इसको छोड़ो, 2 टाइम्स हो जाएगा, ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखो ये क्या है, ये आपका दिख रहा है 10⁻3। यहां पे कितना आया, ओके ये 11 नहीं है, ये बेटा 10 है, 5 हो जाएगा। मीन्स ये 10⁻3, ये 10⁻5, मीन्स जो ये एरिया है, ये वाला, ये एरिया, और एक बोले हम ये एरिया, इनमें से बड़ा कौन सा है? जो रेशियो आया है आपका ये वाला, रेशियो का क्या मतलब, जो रेशियो निकाले इसका क्या मतलब है कि जो आपका स्पेस है बिटवीन द अर्थ एंड द सन,
वो 10 to the power 3 अप्रोक्स फैक्टर के इक्वल है। वहीं अगर इधर देखें ये 10 to the power 5 फैक्टर के इक्वल है। मतलब जो आपका डेंसिटी हम निकालेंगे, डेंसिटी मतलब इनका क्यूब करेंगे तो किसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी बेटा, किसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी, ज्यादा डेंसिटी आएगी आपकी, हम निकालेंगे तो इसकी, क्योंकि 10 to the power 5 into 10 to the power 5 into 10 to the power 5 because r cube will be there. Now here the density will be, यहां पे 5 गुना 3 15 10 to the power 15, यहां पे 3 3 9 10 to the power 3 3 9 कैसे, इस रेडियस जो ये रेशियो है इसका क्यूब। अब रेशियो का क्यूब क्यों लिया है, क्योंकि ये जो रेशियो है ये वाला माइनस ये वाला, तो अपने पास बचा ये एरिया, वहीं यहां पे इसका बचा, ठीक है, इनका क्यूब रेशियो लिया। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसको ज्यादा कैसे हो सकता है, जब आपका अर्थ इससे थोड़ा सा और दूर जाए, और दूर जाएगा मतलब ये 11 है 12 हो जाए, 13 हो जाए, 14 हो जाए, तो ये अप्रोक्स सेम हो जाएगा। मींस अगर सेम एनालॉजी लेनी है तो अर्थ जो है अपनी पोजीशन से दूर होना चाहिए, इट शुड बी फार्दर देन द करंट पोजीशन। समझे, ये आपका आंसर होगा। आंसर में आप लिख सकते हो दैट यू नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द radius of electron to the radius of our nucleus is 10 to the power 5 and the radius of the earth to the radius of the sun is 10 to the power 3, means the nucleus or the atom is highly packed as compared to the sun and earth system. But now the radius or the ratio of this distance is greater in our atom. So to make it equal, the earth should move farther to make these two ratios equal. This should be the answer. उम्मीद है ये समझ आ गया हो। नहीं समझ आया क्वेश्चन आंसर तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the study of GM experiment on scattering of alpha particle by thin foil of gold, draw a trajectory of alpha particle in the Coulomb's field. Coulomb's field का क्या मतलब है? सबसे पहले टर्म कूलम्ब्स फील्ड, जहां पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करे, एक्ट्स, इसका मतलब समझ आ गया। ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, अब टारगेट न्यूक्लियस आपका ये है, यहां पे अल्फा पार्टिकल है जो आ रहे हैं, यही तो था ये गीगर मर्सन एक्सपेरिमेंट, मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपका यही तो था। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ वन गेट्स द इंफॉर्मेशन ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये आपका सिस्टम है, इससे हमें कैसे पता चला साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको अट्रैक्ट करते हैं या नहीं। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉन्स do attract alpha particle. सेकेंड, इससे पहले माना गया था प्लम पुडिंग मॉडल था, मींस जो आपके पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं वो पूरे में स्कैटर्ड हैं, तो मतलब दिस अल्फा पार्टिकल फेस अ लॉट ऑफ स्कैटरिंग। बट क्या हुआ, जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल पास आया तो जो हेड ऑन कोलिजन हुआ उसके तो जो ये अल्फा पार्टिकल है वो ट्रेस बैक करके, लेकिन कुछ एक अल्फा पार्टिकल यहां से आए और मिनिमम डिफ्लेक्शन के साथ क्रॉस किए, बहुत मिनिमम डिफ्लेक्शन के साथ ऑलमोस्ट सब अल्फा पार्टिकल्स ने क्रॉस किया। ये जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है न्यूक्लियस के अंदर से गया है, ये न्यूक्लियस बहुत बड़ा बना दिया मैंने। अब बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल थे वो ज्यादा स्कैटर हुए, और 1 in 18,000 जो है वो रिफ्लेक्ट बैक विद 180 डिग्रीज। यहां से क्या पता चला, फर्स्ट थिंग क्या पता चली कि मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ आपका एटम है वो एम्प्टी है। मेजॉरिटी एटम डजंट कंटेन एनी पॉजिटिव चार्ज। सेकंड,
यहां से आपको पता चला कि जो सेंटर और एक ऐसा हैवी मास इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। यहां से तो यह पता चला कि बहुत एक मैसिव, बहुत हैवी, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ही ज्यादा है, यहां पे अल्फा पार्टिकल्स आए और रिपेल हो गए, तो यहां पे हम कह सकते हैं बहुत ही हैवी जो आपका एक पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव चार्ज कुछ रखा हुआ है न्यूक्लियस के बीच में। तो यहां से कैसे पता चला कि ये अल्फा पार्टिकल यहां पर आए, इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में, और यहां से वापसी काइनेटिक एनर्जी में। मींस दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन वी विल यूज, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन find that half mv square, where m is the mass of alpha particle, v is the velocity of alpha particle, is equals to 1/4 pi epsilon naught। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, z e, z क्या था, थिन गोल्ड फॉइल, सो z आपका गोल्ड फॉइल का हो जाएगा, e इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या था, यहां पे गोल्ड फॉइल लिया है तो उसका तो ये हो गया, और जो अल्फा पार्टिकल लिया है उसका 2 टाइम्स ऑफ e, ये चार्ज हो गया डिवाइड बाय r। यहां से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, ये सब आपको लिखना है, ठीक। सो यू हैव टू राइट एवरी ईच एंड एवरीथिंग इन योर आंसर, कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, गोल्ड फॉइल ली थी, वी टेक द अल्फा पार्टिकल एंड द अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन द अल्फा पार्टिकल फॉल्स ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, वेयर वी कंक्लूड दैट द मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स डजंट कंटेन एनी पॉजिटिव चार्ज, बट there is very heavy, or we can say very massive positively charged body inside the atom, which is known as, after some time, which is known as nucleus. Now for finding the radius, we know that the alpha particle that is coming to the atom are only having the kinetic energy, and slowly steadily there is some repulsion on the alpha particle, where the whole energy is converted into potential energy. Then comparing these two values, we will find the values of R. Got it? समझ आ गया? हैंड्स अप कीजिए या फिर थम्स अप कीजिए और आगे बढ़ते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। Moving further, use de Broglie hypothesis to write the relation for the radius of nth Bohr. Okay. So we have to use de Broglie hypothesis. बेटा बताओ de Broglie hypothesis क्या थी? शाबाश, मुझे पता है, आपको पता है। de Broglie hypothesis ने कहा था that every body which is moving with some momentum is having a wavelength associated with it, which is lambda, and for a momentum p is equals to h by p, where p is the momentum of the body, momentum of the body. Now you can write down that lambda is equals to h by p, where p is equals to m into v. Okay, so you can write down lambda is equals to h by m into v, where mv is equals to h by lambda. ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बताओ बेटा बताओ। लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो? बताओ क्यों लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, सब बताओ आप। एनी आइडिया? ओके, क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव मानी थी हमने, यहां से आपका वेवलेंथ यूं ट्रेवल कर रही थी। अब जो ये वेवलेंथ थी ये n लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई r होगी। मतलब जो ये वाइब्रेशंस होंगी, ये जो सर्कल है, सर्कुलर एक हमने स्ट्रिंग ले ली, उसमें वाइब्रेट किया तो वो ऊपर नीचे वाइब्रेट हुए, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी होगी? जो नॉर्मल रेडियस था इस सर्कल का, r रेडियस, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2 पाई r। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो 2 पाई r होगी, और
मान लेते हैं कि एक वेवलेंथ लैम्डा है, हमें नहीं पता कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई, तो n मान लेते हैं। सो देयर विल बी n लैम्डा टाइम्स n टाइम्स द लैम्डा, मींस जो टोटल वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई जो कि इक्वल है आपके स्ट्रिंग की लेंथ के, वो हो जाएगी n लैम्डा। यहां से आप कह सकते हो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन n। We will substitute this value here. We will get mv is equals to h upon 2 pi r into n। यहां से इसको इधर लेके जाएंगे r को। So mvr is equals to nh by 2 pi। यही आपका बोर का सेकेंड पोस्टुलेट था। Write the relation for the radius of the nth Bohr orbit in terms of Bohr quantization condition। This is a quantization condition। quantization क्या होता है कि बेटा quantization होता है किसी भी एंटिटी को आप स्मॉल क्वांटा और यू कैन से किसी भी एक फॉर्मूला को आप डिस्क्रीट वैल्यूज में डिनोट कर पाओ, उसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। और डिस्क्रीट वैल्यूज भी आपकी इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, उनको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल definition, just like the charge quantization, where charge can be written as n into some fundamental quantity. Here the fundamental quantity is n is equal upon in 2 pi। Yeah, this is a fundamental quantity। So the Bohr quantization condition is derived like this। समझ गए? thumbs up कीजिए, आगे बढ़ते हैं। The next question is on your screen। Okay, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया ना, वहां से जाके आप देखना कैसे किया है। यहां पे मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। इसमें क्या कहा है, यूजिंग बोहर पोस्टुलेट, बोहर पोस्टुलेट का यूज करके, बोहर का कौन सा पोस्टुलेट था, सेकंड पोस्टुलेट आपको कहता है L इज इक्वल्स टू mvr इज इक्वल्स टू nh by 2 pi। नाउ द थर्ड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी initial is equals to del E, which is equals to h new final minus h new initial, means h new final minus new initial। this is the energy। ठीक है, अब L is equals to mvr is equals to nh by 2 pi, ये हो गया। इसका यूज करना है और आपको निकालना है, hence obtain the expression for Bohr's radius। बोहर की रेडियस निकालनी है, जो बोहर ने रेडियस निकाला था, मींस n इज इक्वल्स टू 1 आप रख दोगे, वी विल गेट बोहर्स रेडियस। ठीक है, शो ग्राफिकली द नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के साथ कैसे वेरी होगा। देखो r जब आप निकालोगे, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर आता है। जैसे एनर्जी जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास, मीन्स यहां भी आप निकालोगे, देखो फॉर्मूला कभी नहीं बदलते हैं, 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो आपको पता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की होती है, तो यहां पे भी जो निकालोगे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन यू मस्ट नो। फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। फॉर्मूला रखने की जब बात आएगी तो आपको इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो ये सब मिटाने दो और यहां से समझते हैं हमें कैसे निकाला था रेडियस। ठीक है, रेडियस हमने निकाला था, फर्स्ट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। देयर इज सम सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस मास इनटू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज v स्क्वायर बाई r। जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके काउंटर में कौन सा फोर्स है, कूलम्स फोर्स, विच इज अट्रैक्टिव, विच इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। अब z लिख सकते हो या नहीं, ये बताओ मुझे, z लिखना है या नहीं। वी नीड टू फाइंड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम बिकॉज बोहर पोस्टुलेट इज लिमिटेड टू द हाइड्रोजन लाइक एटम। सो वी हैव z इज इक्वल्स टू 1, तो z इंटू e इज इक्वल्स टू e। सेकेंड इज E डिवाइड बाय R, फोर्स R स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो। R इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर।
यहां से आपकी आर की वैल्यू आ गई। अब ये फाइनल आर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी तक तो यूज ही नहीं किया आपने बोर के पोस्टुलेट्स का। नाउ वी विल यूज द बोर पोस्टुलेट विच इज दिस वन। और ये पोस्टुलेट का यूज करके हम कैसे निकालेंगे, ये इस पोस्टुलेट को यूज करेंगे और हम वैल्यू रखेंगे आर की। सो m इंटू वी, और हमें तो रेडियस निकालना है ना, तो यहां से v को निकाल सकते हो आप। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय एम आर। v क्या हो जाएगा 1/2। ये वैल्यू यहां रख देंगे, ये वैल्यू यहां रख देंगे, इंटू आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। यहां से v की वैल्यू रखने के बाद आपका r यहां आया और r/2 यहां है। यहां से आप r की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। अब अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी निकालनी है, अब देखो इसमें सब करोगे तो लास्ट में जब बोर रेडियस निकालना है तो n की वैल्यू आप 1 रख दोगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको v निकालना है तो v निकालना है तो यहां पे r की वैल्यू आ गई, ये r की वैल्यू आप यहां पे रख दोगे तो v आपका आ जाएगा। नाउ फ्रॉम हेयर आपको जब फाइनल r निकालोगे तो आपको दिखेगा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर के। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें बताना है शो ग्राफिकली द नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो nth ऑर्बिट का आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसका रिलेशन, ग्राफिकल रिलेशन आपको निकालना है विद r। अब रिलेशन क्या है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सो इफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर मींस यहां पे आप r लिखो, यहां पे n लिखो। जैसे जैसे n की वैल्यू पॉजिटिव होएगी, देखो गलत लिख दिया ना, यहां r यहां पे n, क्योंकि n को वेरी कराएंगे तो x ये r वेरी होगा, तो इंडिपेंडेंट n है, तो n अगर पॉजिटिव होगा तो ये आएगा, n अगर नेगेटिव होगा तो भी ये आएगा। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, समझ गए। अब n नेगेटिव हो नहीं सकता तो ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो अगले क्वेश्चन में बेटा अगर आपको लग रहा है ये बोरिंग है तो यही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आप एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब आपके पास हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है। अब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक ही ऑर्बिट होती है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये निकलेगा तो ये कहां से निकलेगा, ग्राउंड स्टेट से। और ग्राउंड स्टेट में इसके पास एनर्जी कितनी होती है, इतनी, ठीक है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ये माइनस एनर्जी है, तो हमें प्लस एनर्जी मींस वी हैव टू प्रोवाइड एडिशनल एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। उस एडिशनल एनर्जी को डालेंगे हम तो क्या होगा, वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी आपकी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसमें आपका ये आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, सो यू कैन डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी इज दैट मिनिमम एनर्जी required to eject the outermost or first orbit electron of hydrogen atom. In generally, we will define ionization energy as the minimum energy required to eject the outermost electron. Okay. Now, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो फॉर्मूले से हमने निकाला था, यहां पे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि एनर्जी जो है आपकी वो हो सकती है कि ये हो K अपॉन ऐसा करके कुछ था, ठीक है, ऐसा सा कुछ था, बट आपको ये सब याद नहीं रखना। यू नीड टू रिमेंबर द रिलेशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू Z
विद रिस्पेक्ट टू n एंड विद रिस्पेक्ट टू मास। सो एनर्जी जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, क्योंकि हमें निकालना है जब हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे ए पार्टिकल जिसका मास 200 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m है, तो एनर्जी जो है आपकी इसके अकॉर्डिंग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर इसको मास को 200 टाइम्स कर दें तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा? यस, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली 13.6 इंटू 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एमई के। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है इसको रिप्लेस करेंगे 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ए डायरेक्ट रिलेशन विल बी हेयर। समझ आ गया? Ionization energy is the minimum energy that is required to eject out the outermost electron in general, and in case of hydrogen atom it is that minimum energy which is required to eject out the first shell electron of the hydrogen atom। समझ गए? समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। चलो, the last question we have to do is this, and this is very simple question. I think you may be सर ये क्या दे दिया, बट इट इज वेरी इजी इफ यू नो द कॉन्सेप्ट दैट अगर एक ट्रांजिशन हो रही है एट द टाइम व्हाट विल हैपन। नाउ यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन 3 वेवलेंथ्स लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। ओके, सो ये लैम्डा 1 मान लेते हैं, ये लैम्डा 2 मान लेते हैं, ये लैम्डा 3 मान लेते हैं फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम शोन हेयर। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है? पहले तो हमें 3 शेल से अगर जंप कर रही है तो एक तो हमें याद है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, बट यहाँ पे n की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है कि कौन सी शेल में जा रहा है। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r 1 माइनस n फाइनल माइनस 1 माइनस n इनिशियल। कैसे निकालेंगे हम? सब कुछ आपका इंडिपेंडेंट हो गया, मैंने सब कुछ वेरिएबल हो गया, n आपका पता नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। और क्या फॉर्मूला होता है? क्या आपको याद है बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट, जो कि क्या कहता है कि डेल ई इज इक्वल्स टू एच न्यू फाइनल माइनस एच न्यू इनिशियल। नाउ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन बाय सी बाय लैम्डा विच इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा फाइनल माइनस सी को भी बाहर निकाल सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा इनिशियल। तो डेल ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा फाइनल माइनस 1 अपॉन लैम्डा इनिशियल। समझ आ गया? इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखो, यहां पे लैम्डा फाइनल है, लैम्डा फाइनल जो है क्या है? ए बी सी। बताओ क्या है लैम्डा फाइनल? ए, फर्स्ट लाइन का लैम्डा 1 के लिए। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे ऐसे, ई सी माइनस ई ए। जो ई सी माइनस ई ए है मतलब लैम्डा 1 के लिए जो है वो क्या हो जाएगा? बताओ बेटा क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा डेल ई जो है वो एच न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, फाइनल इनिशियल हम उसमें लेते हैं, ये दूसरा केस होता है फाइनल इनिशियल के लिए, बट यहां पे आपका ये यूज होगा ई सी माइनस ई ए। ई सी माइनस ई ए इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। क्या लैम्डा? ई सी अपॉन ई ए लैम्डा 1, वी विल हैव लैम्डा 1। नाउ ई सी माइनस ई बी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा 2। ई सी ई बी माइनस ई ए इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा 3। समझ आ गया? अब अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद बहुत बेसिक है, बेसिक अलजेब्रा बेटा, बेसिक अलजेब्रा, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आपको निकालना है सी से ए पे आएगा तो कैसे इसको स्प्लिट कर सकते हो? सी से आप बी पे आओ, फिर बी से आप ए पे आओ, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया ई सी ए, ये हो गया ई सी बी प्लस ई बी ए।
ECA क्या है? HC अपॉन लैम्डा 1, ECB HC अपॉन लैम्डा 2, HC अपॉन लैम्डा 3। ये क्या आंसर आ जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा 2 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 3। कितना आसान क्वेश्चन था, इतना बेसिक क्वेश्चन। ये आपके 2 मार्क्स में आता है और आप मोस्टली गलती करते हो क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग लगता है। ये उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो एंड फॉर द सपोर्ट टू आवर YouTube channel. Let's meet again in the next video lecture. Till then, take care. Bye. See you in the next video lecture, beta.